देयर इज क्वाइट अ डिफरेंस कि एक आदमी गरीब क्यों है और एक आदमी अमीर क्यों है। वर्ल्ड के 80% रिचेस्ट लोग हैं वो साउथ फेसिंग घरों में रहते हैं। अब नॉर्थ ईस्ट का गेट इज नॉट ऑलवेज गुड और 32 एंट्रीज में से जो 10 एंट्रीज हैं वो पॉजिटिव है, बाकी नेगेटिव है। मैंने कई क्लाइंट्स को टी पॉइंट पे घर लेके दिए हैं। पुराने टाइम में जो वास्तु था वो या तो मंदिरों के लिए होता था या फिर होता था वो किंग्स के लिए। जियोपैथी के नोडल पॉइंट के ऊपर वो लेडी सो रही थी, तो मुझे समझ में आया कि यहाँ पे कोई है भूत प्रेत का कुछ। This podcast is being sponsored by Furnishing Studio, Sunstellar, Holzer Furniture, Casa, Nomadic Kitchens and Wardrobes, IEE Lifts, Construct OA, FEMA Carlo, Gold Metal Switches, Canderview, and Mitsubishi Electric. Co-sponsored by Elsa Design Company and Next Gen Automations. Hello, friends. I am Harpreet, and welcome to another episode of An Arts Podcast. आज के जो हमारे मेहमान हैं वो हैं आचार्य विनीत के आर सूद जी। विनीत जी एक प्रोफेशनल वास्तु कंसल्टेंट हैं और एक एस्ट्रोलॉजर हैं। हेलो विनीत जी, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग माय पॉडकास्ट। कैसे हैं आप? नमस्कार हरप्रीत जी, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू फॉर इनवाइटिंग मी हेयर। और मुझे लगता है कि आज कुछ आप मेरे से काफ़ी कुछ निकलवाएंगे। चलिए, विनीत जी, सबसे पहले शुरू करते हैं कि आप वास्तु कंसल्टेंसी में कैसे आप इंक्लाइंड हुए, कैसे इस प्रोफेशन में आए? हरप्रीत जी, जब मैं छोटा था, अराउंड 7 और 8 ईयर्स, तब स्कूल में या सराउंडिंग्स में मैं देखता था कि देयर इज़ क्वाइट अ डिफरेंस कि एक आदमी गरीब क्यों है और एक आदमी अमीर क्यों है, और कोई हेल्दी है कोई बीमार क्यों है। ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में अक्सर रहते थे। पर ग्रेजुअली जब जब जैसे जैसे मैं बड़ा होता चला गया, तो ये क्वेश्चन मेरे और भी वो हो गए कि मुझे इसका जवाब चाहिए। फिर मैं लाइफ में अपनी बिज़नेस में चला गया, फिर बिज़नेस में गया, वहाँ पे काफ़ी चैलेंजेस थे। इन द मीन टाइम मुझे एस्ट्रोलॉजी का थोड़ा सा इंटरेस्ट हो गया और मैंने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर से बातें की, मिला भी, उनको अपनी हॉरोस्कोप वगैरह भी दिखाए, राइट, पर उनमें मुझे कोई सेटिस्फेक्शन मिली नहीं। राइट, फिर एक पीरियड में जो हमारा बिज़नेस था वो थोड़ा सा डाउन चला गया। एट दैट टाइम मैं फिर कंसल्टेंट्स के पास गया जो एस्ट्रोलॉजर थे, तो उन्होंने किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, तो जो रेमेडीज़ पार्ट थी वो भी करी, पर कोई ख़ास रिजल्ट्स नहीं आए। वो क्यों नहीं आए ये तो पुरानी बात होगी, अब पता नहीं है क्यों नहीं आए। पर धीरे-धीरे मेरा अपना ही इंटरेस्ट बढ़ गया उसमें। एस्ट्रोलॉजी में और वास्तु में। अब वास्तु में क्यों पढ़ा कि मुझे वास्तु शुरू में बड़ा इजी लगता था और मैथमेटिक्स में मैं थोड़ा सा अच्छा था, कैलकुलेशंस में मैं अच्छा था, तो मुझे ये लगा कि ये वास्तु मेरे लिए ठीक है कि मैं इसको स्टडी करूँगा। तो ये जो वास्तु है ये मैंने 1998 से पढ़ना शुरू किया, राइट, और जैसे-जैसे मैं उसको पढ़ता चला गया, तो मेरा इसमें इंटरेस्ट और बढ़ता चला गया। बढ़ता गया। पर तब मैं प्रोफ़ेशनल नहीं था, तब एज़ ए हॉबी मैं वास्तु की प्रैक्टिस करता था कि मेरे किसी दोस्त ने आ गया, धीरे-धीरे लोगों को, दोस्तों को पता हो गया कि इसको वास्तु आता है, तो उन्होंने, किसी ने अपने घर में, किसी ने अपनी फैक्ट्री में, तो मेरे से सलाह लेनी शुरू कर दी। तो स्टार्टिंग में ये एज ए हॉबी शुरू हुआ? यस, बिल्कुल, ये बिल्कुल मेरी हॉबी थी। मतलब आप ये समझो कि एक तो मुझे इसमें थोड़े-थोड़े अपनी लाइफ़ के जो क्वेश्चन्स थे, उनका राइट, उसका जवाब मिलना शुरू हो गया। ओके, और दूसरा, जब मैं ये देखता था कि मेरे थोड़ा-सा काम करने से किसी को पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं या किसी के घर में कोई अच्छी चीज़ हो रही है, तो वो मुझे और बूस्ट करता था। राइट, फिर जब मैं इसमें प्रोफ़ेशन में आया, राइट, जब देखा मैंने कि ये अब मेरा इंटरेस्ट है, ये बढ़ता चला जा रहा है, और फिर मैं इसमें प्रोफ़ेशन में आ गया, तो मुझे थोड़ा-सा कहीं एक जगह पे ये लगा कि अभी भी मुझे कुछ ज़्यादा आता नहीं है। तो आपने कोई प्रोफेशनल कोर्सेज भी किए रिगार्डिंग वास्तु? बिल्कुल, मैंने काफ़ी कोर्सेज़ किए,
अब इसमें वास्तु में क्या है कि कोई यूनिवर्सिटी वगैरह तो कोई कोर्स वगैरह ऑफर नहीं करती है, राइट। पर जैसे जैसे मैंने सर्च करना शुरू किया तो मुझे मिले दो चार गुरु मिले, थोड़े से जो शौकिया या एज ए हॉबी अपना वास्तु करते थे वो मिले, उनसे मेरी इंटरेक्शन होनी शुरू हुई, उनके साथ रिलेशन बने तो उन्होंने गाइड किया। राइट। फिर धीरे धीरे प्रोफेशनल कोर्सेज भी आने लग गए, जैसे महावास्तु है, वहाँ पे डॉक्टर खुशदीप बांसल जो हमारे गुरु भी हैं, उनसे कोर्स किया। उसके बाद कई और गुरुज के साथ भी कोर्सेज किए। तो आपने गुरुज से थोड़ी सी प्रोफेशनल कंसल्टेंसी की एडवाइसेस ली रिगार्डिंग वास्तु। यस। राइट। विनीत जी, वास्तु है क्या चीज़ और ये कहाँ से शुरू हुई या किसने शुरू की? इसमें ये बड़ी लंबी स्टोरी है। ओके। एक्चुअली जो हमारे वेद हैं, चार वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, राइट। अथर्ववेद और यजुर्वेद। जो अथर्ववेद है उसमें वास्तु का काफ़ी डिटेलिंग है। फिर उसके बाद विश्वकर्मा प्रकाश, जो कि विश्वकर्मा जी ने लिखी थी। उसके बाद मैमत्यम, मानसार जो कि ऋषि मानसार जी ने लिखी थी, और सर्वांगन सूत्रधार जो कि राजा भोज ने लिखी। ये चार जो ग्रंथ हैं ये बाद में लिखे गए और इसमें से काफ़ी डिटेलिंग मिली है। उसके बाद भविष्य पुराण, अपना गरुड़ पुराण, उसमें भी थोड़े थोड़े चैप्टर वास्तु के हैं। फिर ओवर द पीरियड जो वास्तु शास्त्री थे उन्होंने देखा कि रिसर्च की अपनी अपनी, तो उन्होंने एडिशन करते चले गए और करते 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 आज जैसे कि मॉडर्न हम एज में है, मैकेनिकल एज है, राइट। तो इसमें भी कई रिसर्च हुई, तो वो सारी रिसर्च है वो ऐड होती चलेगी और आगे अब चल ही रहा है वास्तु। राइट। विनीत जी, ये तो हो गई बात कि वास्तु आया कहाँ से, लेकिन वास्तु है क्या चीज़ बेसिकली? बेसिकली जो वास्तु है ये दिशाओं, डायरेक्शंस, जो कि पुराने टाइम में पहले हम लेते थे 8, पर कई जो ग्रंथ हैं जो मैंने अभी जिनका पहले रेफरेंस दिया है उनमें लिखा हुआ है कि जैसे नॉर्थ ईस्ट या ईशान राइट। और ईस्ट यानी कि पूरब, इस दोनों डायरेक्शंस में भी एक डायरेक्शन है जिसको हम बोलते हैं ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, राइट। ये पूरब, ईशान दिशा का पूरब। राइट। ये कई जगह पे रेफरेंस इसका है, पर जो पुराने वास्तुशास्त्री थे उन्होंने 8 डायरेक्शंस में ही ज़्यादातर काम किया है। नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ओके। पर अब जो काम हो रहा है तो वो 16 डायरेक्शन में हो रहा है, जो कि इनके बीच की डायरेक्शंस हैं। राइट। और दूसरा जो वास्तु है ये एलिमेंटल बैलेंसिंग है, जैसे कि जो 5 एलिमेंट्स हैं, अर्थ, वाटर, फायर, स्पेस एंड एयर। ओके। बेसिकली ये दिशाओं का और एलिमेंट्स का जो बैलेंस है उसको हम बोल सकते हैं कि ये वास्तु है। तो वास्तु को क्या मैं समझूं कि एक साइंस भी है और एक साइकोलॉजिकल फैक्टर भी है वास्तु का? वास्तु एक प्योर वैदिक साइंस है, विज्ञान है ये, और मैथमेटिक्स है, कैलकुलेशन है, और आप थोड़ा सा ये भी कह सकते हो कि ये थोड़ा सा साइकोलॉजिकली भी भी वर्क आपको करता है। वर्क करता है। राइट। तो विनीत जी, वास्तु के बेनिफिट्स क्या हैं? हरप्रीत जी, जो वास्तु के बेनिफिट्स हैं तो वो तो उसकी कोई लिस्ट तो बनाई नहीं जा सकती, पर बहुत है। मैंने अपनी 14-15 साल की जो प्रैक्टिस है उसमें बहुत चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं, और कई जो मेरे क्लाइंट्स हैं, जो मेरे दोस्त हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में वास्तु के साथ जो मैंने उनका किया, उनको काफ़ी चेंजेस अपने मिले हैं। और कई इंडस्ट्रीज़ हैं जो मैंने वास्तु किया, जो कई इंडस्ट्रीज बिकने को तैयार थी, अब दे आर डूइंग वंडर्स। वास्तु के अंडर कौन-कौन से फील्ड्स कवर किए जा सकते हैं? वास्तु के बिना कुछ भी नहीं है। राइट। कोई भी ऐसा प्रोफेशन, आपकी लाइफ का कोई भी एस्पेक्ट ऐसा नहीं है
जो वास्तु जिसको टच नहीं करता। फॉर एग्जांपल मतलब इसको एलैबोरेट करें। इसको जैसे हम ये कह सकते हैं कि आपने कोई प्रोफेशनल है, राइट। जैसे हम लोग दिशाओं की बात करते हैं, जो नॉर्थ डायरेक्शन है, तो उसमें अगर बिजनेसमैन है जो व्यापारी है, जो फाइनेंस का काम करते हैं, तो वो नॉर्थ डायरेक्शन उनको गवर्न करती है। तो उनको वो सपोर्ट करती है नॉर्थ डायरेक्शन। और जो पॉलिटिकली हैं या सरकारी जो गवर्नमेंट जॉब में है, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, उनको ईस्ट डायरेक्शन सपोर्ट करती है। राइट। और अब जो सबसे डेंजरस जिसको बोलते थे कि साउथ डायरेक्शन है, इफ़ यू सी कि अगर आप देखोगे कि जो वर्ल्ड के 80% रिचेस्ट बंदे हैं, लोग हैं, वो साउथ फेसिंग घरों में रहते हैं। साउथ फेसिंग का मतलब साउथ डायरेक्शन में। अच्छा। और जो बिल्डर्स हैं, उनके लिए जो प्रॉपर्टीज़ का या ज़मीन के साथ जिनका संबंधित काम है, तो वो वेस्ट डायरेक्शन में उनको अच्छा रिजल्ट्स मिलता है। ओके। राइट। तो जब आप वास्तु की कंसल्टेंसी देते हो तो जो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं जिन्होंने रहना है घर में उनकी वो जितने मेंबर्स हैं उनका एस्ट्रोलॉजिकल उनका डेट ऑफ बर्थ और उनका जन्म पत्री जिसको कह लेते हैं वो भी आप एसोसिएट करते हो बिल्कुल वास्तु के करते हैं। साथ? एक्चुअली इस ये बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात पूछ ली मेरे से। शुरू में जब हम वास्तु करते थे, तो कई जगह पे रिजल्ट्स आते थे। जो किसी की कोई प्रॉब्लम है, या नए घरों में नहीं, जो पुराने घर थे, या किसी को कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ इशू है, या किसी का फाइनेंस का इशू है, तो हम एक बेसिक वास्तु करते थे कि नॉर्थ में से रेड कलर हटा दो। अब जिसके नॉर्थ में रेड कलर है ही नहीं, हम्म। तो उसका समझ में ही नहीं आया कि अब क्या करें। राइट। तो अब जी साउथ ईस्ट में आप ब्लू कलर हटा दो, तो इसका पैसा आना शुरू हो जाएगा। अब जिसके साउथ ईस्ट में ब्लू कलर है ही नहीं, तो उसका पैसा कहाँ गया। राइट। तो ये काफ़ी जगह पे थोड़ा-सा पोजीशन स्टक होनी शुरू हो गई। तो फिर समझ में आया कि ये वास्तु यहाँ पे इतना ही नहीं है, सिर्फ कलर्स कलर्स का का नहीं नहीं। है या डायरेक्शंस का नहीं है, इसमें डेफ़िनेटली कुछ अदर एस्पेक्ट है। ओके। तो फिर थोड़ा-सा एस्ट्रोलॉजी तो पढ़ ही रहे थे, तो समहाउ एस्ट्रोलॉजी और वास्तु को हमने रिलेट करना शुरू किया। तो जब इसको रिलेट करना शुरू किया, जब उसके एंगल से हम देखने लगे, तो बहुत सारी चीज़ें सामने आ गई। तो अब जो मैं वास्तु करता हूँ, तो वो एस्ट्रोलॉजी को बेस लेके ही करता हूँ। जैसे कि आपने पूछा कि एस्ट्रोलॉजी का क्या उसमें रोल है, तो एस्ट्रोलॉजी और वास्तु दोनों पैरेलल साइंसेज़ हैं। ओके। वास्तु की एस्ट्रोलॉजी के बिना और एस्ट्रोलॉजी वास्तु के बिना कंप्लीट नहीं है। एस्ट्रोलॉजी में आप कह सकते हो कि ये एक फॉर द टाइम बीइंग कोई प्रॉब्लम खड़ी होगी, जो कोई ऐसी प्रॉब्लम आएगी जिसका हमें तुरंत सॉल्यूशन चाहिए, तो उसकी रेमेडीज एस्ट्रोलॉजी में मिल जाती है। पर वास्तु में जो सॉल्यूशंस होते हैं वो परमानेंट होते हैं। अब जो नए घर हैं, मैं जो नए घर डिज़ाइन करता हूँ, जो वास्तु के हिसाब से करता हूँ, तो मैं सभी जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ लेके उनका एक चार्ट बनाता हूँ, और उसके हिसाब से ही सारी उनको कौन सा बेडरूम देना है, या बच्चे हैं उनको कौन सा स्टडी रूम देना है, कौन सी डायरेक्शन में किचन बननी है, वो सारी चीज़ें उनकी जन्मपत्री की जो डिटेलिंग होती है उसके हिसाब से ही डिज़ाइन होती है। इसी में से एक छोटा सा क्वेश्चन है विनीत जी कि मान लीजिए आपने किसी के लिए उनकी एस्ट्रोलॉजिकल वो सारा कुछ देख के आपने उनका वास्तु के हिसाब से घर डिज़ाइन किया। वंस दे सेल द प्रॉपर्टी टू समबडी एल्स तो वो मेंबर्स चेंज हो गए उनकी जन्म पत्रियाँ चेंज हो गई तो उनको सूटेबल वो वो फिर अपने एस्पेक्ट से देखते हैं कि हमें सूटेबल होएगा कि नहीं होएगा। देखिए, इसमें क्या है कि जिसने भी घर बनाया, वो उसकी प्लानिंग होती है कि 20-30 साल तो मैं रहूँगा इस पे। ठीक है, 20-30 साल बाद जब कोई आएगा, उसकी जन्मपत्री डेफ़िनेटली उसको उसमें सिंक करने में, जो वास्तु की डायरेक्शन है, उसको सिंक करने में उसकी जो बढ़िया है या उसके लिए नुकसानदायक है, वो रिज़ल्ट देंगी। पर इसमें क्या होता है कि जो वास्तु के एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जो मैं डिज़ाइन करता हूँ, तो वो ऐसा होता है कि अगर कोई आदमी आता भी है रहने, तो उसको बहुत ज़्यादा ओके। मतलब बोलेंगे हम कि उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि जो ऑलरेडी जो डिज़ाइन है डिज़ाइन वो है, वो पॉज़िटिव डायरेक्शंस में ही होता है, प्ले वो हुआ सारा हो। प्ले हुआ होता है। यस।
विनीत जी, जैसे जो वास्तु, जैसे पहले ज़माने में वास्तु का इतना वो नहीं था, मतलब इतना नोन वो फिनोमेना नहीं था। आजकल थोड़ा-सा मॉडर्न लाइफ़स्टाइल में ज़्यादा वास्तु को मानने लग गए हैं, बट पुराने ज़माने में वास्तु कैसे वर्क करता था? ये पुराने ज़माने में आप ये लगा के चलो कि जो वास्तु है ये तो हज़ारों साल पुराना है। आप साउथ इंडिया में जाओगे तो आपको बहुत सारे मंदिर हैं जो आपको वास्तु के हिसाब से मिलेंगे और वो आज भी इंटैक्ट खड़े हैं। फिर पुराने टाइम में जब था जो वास्तु था वो या तो मंदिरों के लिए होता था या फिर होता था वो किंग्स के लिए, जो राजा बादशाह लोग जो राजा लोग थे उनके लिए होता था कि उनके जो महल हैं, जो उनके किले हैं को वो वास्तु के हिसाब से बनाए जाते थे। हमारे यहाँ नॉर्थ में भी वास्तु का बहुत प्रचलन था। पर हुआ क्या कि जब जो भी अटैक्स हुए हैं अपने इंडिया के ऊपर, भारत के ऊपर, तो वो सारे नॉर्थ से ही आए हैं। तो वो उसमें और वो रेगुलर होते रहे 800-900 सालों से वो रेगुलर अटैक्स होते रहे। तो वो जो भी जिसने भी अटैक किया यहाँ पे तो उसने अपने हिसाब से रूल किया। तो वो उस टाइम 700-800 साल में जो वास्तु का कल्चर था या जो हमारे रिलीजियस जो दूसरे अपने रिलीजियस सिस्टम थे, उनको भी नुकसान हुआ। पर अब सारा कुछ स्टेबल है, अभी कोई अटैक्स वाली बात नहीं है, तो वो धीरे-धीरे नॉर्थ में भी जो वास्तु का जो साइंस है, वो रिकवर कर रही है और दोबारा जो आप कह रहे हैं कि नॉर्थ की तरफ से अटैक्स हुए, तो वास्तु यहाँ पे वास्तु को हम इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे, तो दैट वाज़ द रीज़न? ये जो आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात पूछी है, ये एक्चुअली जो हमारा भारत का जो नक्शा है, तो वो बना ही पता नहीं कैसे बन गया, ये इस हिसाब से ही बन गया कि हमारे ऊपर बाहर से अटैक होते ही रहे हैं। आप सिकंदर ले लो, चाहे उसका रीज़न ये है कि जो हमारे नॉर्थर्न साइड में है, वो पहाड़ है और जो साउदर्न साइड है, वहाँ पे पानी है। जो आप साउथ में चले जाओगे आप तो 3 तरफ से तो पानी है, तो जहाँ तक मेरे और को नॉलेज है, तो वास्तु कहता है कि नॉर्थ में पानी होना चाहिए और साउथ साउथ में में हैवी होना हेवी होना चाहिए। चाहिए या साउथ वेस्ट में हेवी तो होना इस चाहिए। इंडिया के वो ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से ये ये ऑपोजिट। अटैक्स होने ही थे और डिस्टरबेंस भी रहती थी इसी वजह से कि आपस में भी जो राजा महाराजा लोग लड़ते रहते थे। तो जैसे जो आपने बोला कि जो पुराने ज़माने में जो वास्तु था वो मंदिरों के लिए था और राजाओं के लिए था। तो व्हाट अबाउट द नॉर्मल पब्लिक? जो नॉर्मल पब्लिक के जो, जहाँ तक हमें याद है कि उनके जो पुराने ज़माने में जो प्लानिंग्स होती थी, जो सेंटर में एक ओपन एरियाज़ होते थे, साइड्स में रूम्स होते थे, वॉशरूम्स अलग होते थे। आजकल के मॉडर्न उसमें वॉशरूम्स वो सारा इंटीग्रेटेड कर दिया गया है इनसाइड स्पेस में। तो ये चीज़ें जो राजाओं के घर होते थे वो फुली कवर्ड होते थे महल, एंड जो नॉर्मल प्रजा थी उनके जो सेंट्रल कोर्टयार्ड्स वो ओपन होते थे। कोई आपस में उनका क्या ऐसा क्यों होता था बेसिकली? आपका जो सवाल है उसी में आपका जवाब है। ओके। तो आप ये देखो कि जो हमारे पुराने राजा थे, जो अभी जो मुग़ल काल आया था, जो मुग़ल इरा था, उसमें जो जितने भी बादशाह लोग थे, उन्हीं का हमारी जो हिस्ट्री है अभी दी पढ़ाई जाती है, तो उसमें उन्हीं का उठाया गया है कि ये अकबर महान था, ये जहाँगीर था, ये इसने ताजमहल बनवाया। पर उससे पहले जो हमारे राजा थे, आप उनको देखोगे तो उन्होंने 600-600 साल, 700-700 साल उनकी एक फैमिली ने राज किया यहाँ पे। राइट। ठीक है, तो वो मतलब उसमें 700 साल एक फैमिली राज कर रही है, तो उसपे कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा, राइट। कुछ ना कुछ तो उसकी एनर्जीज़ होंगी वहाँ पे। तो उनके जो महल थे, तो वो बनाए जाते थे वास्तु के हिसाब से। अब राजा ने राजा रहना है, अगर वही डिज़ाइन हम उसकी जो जनता थी, प्रजा थी, उसमें आ गया, तो वो राजा के खिलाफ खड़े हो जाएँगे। तो उनका जो स्पेसिफिक डिज़ाइन बनते थे, जो वो जो आप बोल रहे थे कि कोर्टयार्ड ओपन, तो वो लोग ग्रोथ नहीं कर पाते थे। तो वो लोग वहीं पे ही जितना उनका स्टैंडर्ड था, वो उसी में अपने आप को बैलेंस किया किया करते थे वो। राइट। और उसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है कि अभी आजकल हम बोलते हैं कि साउथ ईस्ट की किचन होनी चाहिए, जितने भी आप पढ़ोगे तो आप सभी बोलेंगे हमारी किचन साउथ ईस्ट में कर दो। जो साउथ ईस्ट की किचन है वो बेसिकली फायर जोन में है और वो एनर्जी देती है। तो पुराने टाइम में फिजिकल काम होते थे,
चाहे वो खेती है, कृषि है, चाहे वो लड़ाई करनी है, फौज में भर्ती होना है, आर्मी में जाना है, तो उसके लिए सबसे पहले तो एनर्जी चाहिए। तो उसके उनकी जो किचन्स वगैरह होती थी वो साउथ ईस्ट में डिज़ाइन होती थी। अब जो सीक्रेट थे, वो राजा के पास थे, उनके मंत्रियों के पास थे, या उनके जो प्रोफेसर वगैरह थे, उनके पास थे। तो उनके जो घर बनते थे, वो डिफरेंट बनते थे। उनकी किचन्स अलग डायरेक्शंस में होती थी, उनका बेडरूम था, वो अलग डायरेक्शंस में होते थे। और जो दूसरे नॉर्मल लोग थे, उनकी जो वास्तु था, वो डिफरेंट था उनसे, ताकि वो रिवोल्ट ना कर सकें। और जो राजा कहेगा, उसके हिसाब से भी ही अपनी वो सुप्रीम जो लीडर वो रहता है, अकॉर्डिंगली वो जो प्लानिंग के हिसाब से। राइट, राइट। विनीत जी, ये बताइए कि जैसे कोई किसी ने वास्तु के हिसाब से घर बनाना है या अपना इंडस्ट्री लगानी है, तो सबसे पहले चॉइस ऑफ प्लॉट, डायरेक्शन ऑफ प्लॉट के ऊपर भी डिपेंड करता है। ये बहुत बेटर करता है। अगर आप किसी ने घर बनाना है और उसके पास प्लॉट नहीं है और वो प्लॉट देख रहा है, तो उसको चाहिए कि वो प्लॉट से ही शुरू करे, कि पहले प्लॉट की जो सिलेक्शन है, वो 4-5 प्लॉट्स में से जो भी उसको समझ में आता है, वो अपने वास्तु कंसल्टेंट को दिखाए। क्योंकि उसमें बहुत कुछ देखना होता है कि उसका मेन गेट कहाँ पे आ रहा है, और उसकी जो एनर्जीज़ हैं वो कैसी हैं, और उसके कई टेस्ट भी होते हैं। जो उसकी मिट्टी होती है वहाँ पे प्लॉट में, उसके टेस्ट होते हैं। फिर उसकी जो टाइप ऑफ लैंड है वो भी डिसाइड होती है। पर काफ़ी लोग प्लॉट ले चुके होते हैं, तो उसके बाद वो काम शुरू हो जाता है वास्तु का। तो जो लोग प्लॉट ले चुके हैं, उसमें आप ये मानते हो कि उसके अंदर की जो प्लानिंग है वो एज़ पर वास्तु पर वास्तु हो सकता हो सकती है। बट अगर हम प्लॉट चूज़ करने की बात करते हैं, तो कोई डायरेक्शन अच्छी भी होती है और कोई डायरेक्शन बुरी भी होती है, ऐसा है कुछ? है। हाँ, बिल्कुल है। ये 8 डायरेक्शंस हैं, और इसको 8 डायरेक्शंस को हम उसको सब डायरेक्शंस लेते हैं, वो 16 हो जाती हैं। तो फिर उनको फिर अब हम ये बोलें कि जब उनको हम डिवाइड करते हैं, तो वो 32 एंट्रीज़ बन जाती हैं उसकी। और 32 एंट्रीज़ में से जो 10 एंट्रीज़ हैं वो पॉजिटिव हैं, बाकी नेगेटिव हैं। अगर हमारा जो गेट है, मेन गेट, अगर वो उन 10 एंट्रीज़ में से आ जाता है, तो हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। पर फिर उससे पहले यही बात आ जाती है जो आपने पहले मेरे से पूछी, कि एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से या प्रोफ़ेशन के हिसाब से। तो फिर उसके हिसाब से भी देखना होता है कि ये जो मेरा क्लाइंट है वो उसका काम क्या है। अगर वो इंडस्ट्रियलिस्ट है, या ज्वेलर है, या होटलियर है, तो उसके लिए मैं प्रेफ़र करता हूँ कि उसको साउथ की एंट्रेंस दी जाए। और ऐसे ही दूसरी एंट्रेंस तो जो किसी का बिजनेस है, वो भी गवर्न करता है कि उनको कौन सी डायरेक्शन सूट करती है। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने कुछ टाइम पहले बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली कि जितने भी मिलियनेयर्स हैं इन द वर्ल्ड, उनके मोस्टली घर साउथ को फेस करते हैं। बट आज की डेट में नहीं, बड़े मैंने लोग थोड़ी-सी करेक्शन है, मैंने मिलीनियर नहीं बोला, मैंने इंडस्ट्रियलिस्ट बोला है, या अमीर आदमी बोला। जो भी है, वो सारे सिर्फ़ मिलीनियर हैं। जो आप देखोगे तो ज़्यादातर जो अमीर आदमी है, वो इंडस्ट्रियलिस्ट ही हैं। राइट, ठीक है। तो वो उनके घर साउथ फेसिंग हैं एज पर योर स्टडी। तो बट जो एक नॉर्मल एक क्लाइंट है या नॉर्मल एक जिन्होंने अपना घर बनाना है, दे लुक फॉर अ प्लॉट डायरेक्शन जिनकी डायरेक्शन ईस्ट में है, ईस्ट को वो सही मानते हैं, एंड साउथ समटाइम्स ये कहते हैं कि इट इज़ नॉट अ गुड। तो आप उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? थोड़ा-सा फिर पीछे जाना होगा। ओके। एक्चुअली क्या है कि अभी तो हमारे सभी के घरों में एसी वगैरह है, सारा कुछ लगा हुआ है। राइट। पुराने टाइम में क्या होता था कि सन की जो राइज़िंग सन है, वो ईस्ट में ही होता है, और आज भी वहीं से आता है। तो बाय 12 ओ क्लॉक आप देखोगे तो सन है वो साउथ में आ जाता है। और गर्मियों में जो साउथ है, तो वो पूरा आग का गोला ही हो जाता है, वो वाली डायरेक्शन जहाँ पे सूरज आ गया, और वो वेस्ट में जाके वो सनसेट हो जाता है। तो एट दैट टाइम क्या होता था कि सूरज की जो गर्मी है, वो घर में के अंदर ज़्यादा हीट ना क्रिएट करे, तो इसलिए प्रेफर किया जाता था कि नॉर्थ या ईस्ट, क्योंकि वो दोनों दिशाओं में सारा दिन सूरज नहीं आता था। तो वो ज़्यादा वो उसको लोग पसंद करते थे। पर अब तो सभी के घरों में एसी है, फैसिलिटीज़ हैं, जनरेटर सेट लगे हुए हैं, कि चलो पंखे भी हैं, कूलर हैं, सारा कुछ है। तो अब वो उस एस्पेक्ट से ये साउथ का कुछ रहा नहीं है। पर फिर भी आज भी लोग प्रेफ़र करते हैं कि मुझे नॉर्थ या ईस्ट। इसमें कई लोग बोलते हैं कि हमें नॉर्थ ईस्ट फेसिंग चाहिए, या नॉर्थ ईस्ट का गेट चाहिए।
अब नॉर्थ ईस्ट का गेट इज़ नॉट ऑलवेज गुड। जन्मपत्री के हिसाब से हर एक आदमी को नॉर्थ ईस्ट का गेट भी सूट नहीं करता। तो वो भी उनके मतलब जन्म पत्री के हिसाब से ही देखा जा सकता है, राइट। तो मेनली तो ये बात होगी कि चॉइस ऑफ प्लॉट पे ही अगर कंसल्ट किया जाए तो तो दैट इज़ वंडरफुल। अगर वो आपको बेटर रिजल्ट्स देगा। अगर इंडस्ट्री लगानी है, अगर कोई घर बनाना है, अगर कोई नया बिजनेस करना है, अगर शुरू में ही अगर वास्तु कंसल्टेंट की सलाह लेके उसको सिलेक्ट किया जाए तो वो दिस इज़ ऑलवेज। जो आपने एक बात कही थी कि जब प्लॉट की सिलेक्शन में एनर्जीज देखी जाती हैं, तो वो उसका क्या मतलब है विनी जी? उसमें क्या होता है कि जो एनर्जीज है उसके कुछ टूल्स हैं, लाइक जैसे एल रॉड्स हो गई, डाउजर हो गया, अ, एक एंटीनाज आते हैं, लेकर एंटीना भी बोलते हैं, उनके साथ भी होता है कुछ। जो कई वास्तु वाले हैं जो पुराने वाले हैं वो थोड़ा सा इंट्यूटिव डायग्नोज भी कर लेते हैं, राइट। तो उनको सेंस हो जाता है कि यहाँ पे एनर्जीज पॉजिटिव है या कैसे है, कैसी रहेगी, तो उसके हिसाब से वो सारी चीज़ें। एक थोड़ा सा लोग ये भी वहम करते हैं कि टी पॉइंट पे घर नहीं होना चाहिए या प्लॉट नहीं होना चाहिए। टी पॉइंट बेसिकली है क्या? आप ये देखोगे कि जो रोड है, रोड पे एक एनर्जी का फ्लो बन जाता है। अब वो फ्लो रेगुलर चलता रहता है, और जहाँ पे टी पॉइंट आ गया तो उसको एंट्रेंस चाहिए। जहाँ पे भी उसको फ्लो को, एनर्जी के फ्लो को रास्ता मिलेगा तो वो उसमें एंटर करेगी। मान लो कि अब टी पॉइंट आ गया, वो उसको टी पॉइंट के ऊपर जो एनर्जी का फ्लो है वो सीधा आ रहा है, तो उसमें सामने गेट है, तो वो उसको क्या होगा कि उसने अंदर ही जाना है एनर्जी ने। अब उसको बाहर से अंदर से बाहर जाने का कोई रास्ता मिल नहीं रहा, तो पीछे से रेगुलर एनर्जी का थ्रस्ट आ रहा है, तो वो क्या होता है कि वो जो गेट है वहाँ के उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो उसको मल्टीप्लाई कर देता है। वो कितना मल्टीप्लाई करता है वो डिपेंड करता है कि उसका रास्ता कैसा है या उसका गेट का कैसा है। पर इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर वो गेट पॉजिटिव डायरेक्शन में है, जो मैंने 10 डायरेक्शन पहले बोली, अगर उनमें से कहीं पे है तो वो उसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो बढ़ जाएगा। वो बढ़ जाएगा और सारे टी पॉइंट्स इसका मतलब नेगेटिव नहीं। नेगेटिव नहीं होते हैं, और मैंने कई क्लाइंट्स को टी पॉइंट पे घर लेके दिए हैं, और उनके लिए वो बेनिफिट्स और रहे बहुत बढ़िया। आफ्टर द कंसल्टेशन। यस। और एक और भी चीज़ है कि एक डेड एंड प्लॉट्स भी होते हैं डेड कि एंड वहाँ का पे रोड ख़त्म हो रही है। डेड एंड का भी वही सिस्टम है। अब डेड एंड में क्या है कि अब जैसे एनर्जी है वो वॉल पे टकराएगी, और फिर उसको जब वॉल पे टकराएगी तो वो वापस रिवर्स आएगी, तो उसको जहाँ से भी एंट्रेंस मिलेगी तो वो साथ वाले उसमें चली जाएगी। फिर वही कंसेप्ट आ गया, अगर वो वहाँ पे पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव रिजल्ट देगी, अगर वो एंट्रेंस नेगेटिव है तो नेगेटिव देगी। हाँ, इसमें ये इतना ज़रूर है क्योंकि जब वो थ्रस्ट वापस आता है तो उसका इम्पैक्ट है वो कम हो जाता है अदर देन टी पॉइंट से। विनीत जी, आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड यूज़ किया, अर्थ एनर्जीज। वो थोड़ा सा वो आप इलेबोरेट करेंगे क्या होता है? बिल्कुल, अर्थ एनर्जीज का कॉन्सेप्ट है जो, वो हमने भी तकरीबन 7-8 साल पहले ही इसको देखा। उससे पहले तो जो हम अर्थ का डायग्नोज करते थे वो जो पुरानी किताबों में बताए गए तरीके की स्मेल कैसी है, उसमें गड्ढा खोद के देख लेते थे कि इसका जो लैंड है इसका वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये ग्रोथ देगी या नहीं देगी, तो वो टेक्निक्स थी। अभी वो करते हैं, पर इसके साथ एक और कॉन्सेप्ट आ गया अर्थ एनर्जीज का। अर्थ एनर्जीज बेसिकली है क्या? 3-4 तरह की मेजर है, बाकी तो काफ़ी है, डीप चले जाएँगे तो हार्टमैन ग्रिड है और 1-2 ऐसे और है, पर मेनली जो हम देखते हैं तो वो है आजकल बोलते हैं जियोपैथी स्ट्रेस हो गया, आईआर लाइन्स हो गई, और एक यूवी लाइन हो गई। ये तीनों ही जो लाइन्स हैं, इनको चेक करना होता है अगर हम प्लॉट देखने से पहले। अगर दूसरा, अगर किसी के घर में हेल्थ इशू आ गए, जैसे कैंसर हो गया या कोई मेजर हेल्थ इशू आ गया, तो वहाँ पे भी हम लोग अर्थ एनर्जीज चेक करते हैं। अभी रिसेंटली मेरे पास केस आया कि उस घर में कैंसर हो गया। अब जनरली हम लोग क्या करते हैं कि अगर नॉर्थ ईस्ट में किचन है या नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, तो वहाँ पे कैंसर होने की जो
संभावना संभावना है वो बढ़ जाती है। राइट संभावना मतलब 80-90% भी हो सकती है। अब किसके ऊपर आएगी तो वो एस्ट्रोलॉजी चार्ट बताता है कि वो देखा गया है कि वो जो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन है विच इज़ गवर्न्ड बाय जुपिटर, तो उसकी जिसको कैंसर हुआ तो उसकी जन्म पत्री में एट दैट टाइम तो जुपिटर की महादशा या दशा वो ज़रूर आती है, तभी वो एक्टिवेट होती है। पर रिसेंटली मेरे पास 2-3 केस आए। अब एक ही केस की बात करता हूँ, तो उसमें नॉर्थ ईस्ट में कोई टॉयलेट नहीं था, कोई किचन नहीं थी, कुछ भी नहीं था। ओके तो जो मैंने देखा उसका, तो वो आदमी जियोपैथी स्ट्रेस के ऊपर सो रहा था। उसका क्या मतलब है सर? जियोपैथी स्ट्रेस जो है, वो क्या होता है कि जैसे अर्थक्वेक आता है, तो जो नीचे प्लेट्स होती हैं, वो उनमें क्रैक्स आ जाते हैं। तो जो नीचे से एनर्जी थ्रस्ट निकलते हैं, तो वो एनर्जी थ्रस्ट आते हैं, तो वो पॉजिटिव भी होते हैं, कई बार नेगेटिव भी होते हैं। जो नेगेटिव होते हैं तो उनको हम बोलते हैं कि ये जियोपैथी स्ट्रेस है। ये पुराने भी हो सकते हैं, नए भी क्रिएट हो सकते हैं, इसकी जो डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाती है। इसको आइडेंटिफाई ही करना पड़ता है कि हम बोलें कि यहाँ पे ये जियोपैथी स्ट्रेस है ही, तो वो मतलब 100% हो कब होगा, कब नहीं होगा, ये इसके बारे में कोई कुछ नहीं बता सकता। जियोपैथी स्ट्रेस के ऊपर अगर कोई पेड़ भी आ गया, राइट तो वो उसको भी कैंसर हो सकता है। अब कैंसर का उसकी जो पेड़ है, जो ट्री है, वो आप उसके देखोगे कि उसके फोड़े हो जाते हैं कई ट्रीज़ के हाँ ऊपर, हाँ तो वो कैंसर हुआ होता है उसको। तो वो जियोपैथी स्ट्रेस है, वो इतना डेंजरस है। पर उसका जो इलाज है, वो बहुत थोड़े से पैसों में हो जाता है। पर आजकल लोगों ने उसका भी बिज़नेस बना लिया, तो वो काफ़ी सारे पैसे ले जाते हैं, जबकि उसका जो खर्चा है वो मेरे ख्याल से 1500 दो हज़ार रुपये में हो जाता है। अब मेरे पास एक केस आया, दिल्ली का था वो, तो उसका जो फ्लैट था उसमें डिस्टरबेंस थी कुछ, उनके फैमिलीज़ के डिस्प्यूट थे, उनका कोई प्रॉपर्टी के भी डिस्प्यूट थे, काफ़ी कुछ था उनमें। तो मैं वहाँ पे, उन्होंने मुझे बुलाया तो मैं वहाँ पे गया, तो उनका वास्तु चेक किया। वास्तु चेक किया तो उनकी मदर बैठी थी। तो मैंने पूछा, जी ये बीमार लग रहे हैं ना? हाँ जी, इनकी किडनी की प्रॉब्लम है, इनको डायलिसिस होता है हर हफ्ते 2 बार। तो जब मैंने उनका घर को देखा और उसमें अपने टूल्स के साथ उनका जो स्ट्रेस वगैरह देखे, तो वो जियोपैथी के नोडल पॉइंट के ऊपर वो लेडी राइट सो रही थी। राइट अब नोडल पॉइंट क्या होता है कि जहाँ पे 2 स्ट्रेस लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, वो जो पॉइंट होता है उसको नोडल पॉइंट बोलते हैं। तो ओके उनके घर में 5-6 जगह से लाइंस निकल रही थी। तो वो मैंने सारी ठीक की राइट और वो भी ठीक किया। उसके बाद मेरे क्लाइंट का 10 दिन बाद फ़ोन आया कि सर, मेरा काम तो चलो जो वास्तु वाले थे वो तो हो ही जाएँगे, पर मेरी मदर ठीक होनी शुरू हो गई। उनका जो डायलिसिस था, वो 2 की जगह अब 1 हो रहा है, और प 5-6 महीने बाद वो बंद ही हो गया उनका तो डायलिसिस। आपने उनको ऐसा क्या सजेस्ट किया कि ऐसा होने लग गया? वो रेमेडीज़ होती हैं, ओके थोड़ी-सी वो की, उनसे वो जो उसका जियोपैथी स्ट्रेस का जो था असर था, वो ख़त्म हो गया। ऐसा ही एक इंटरेस्टिंग केस मुझे याद आ रहा है, एक स्टील प्लांट था। वो मेरे क्लाइंट ने, वो पुराना क्लाइंट था मेरा, उसने ले लिया वो, राइट खरीद लिया। तो उनका जो बार-बार ब्रेकडाउन आई है, बार-बार ब्रेकडाउन डाउन आ रहा था। तो उसका जो मेन प्रॉब्लम थी वो थी जो पावर स्टेशन था उसके अंदर, जो उसका वो होता है जिसमें सारे गियर्स वगैरह लगे होते हैं, जो क्या बोलते हैं उसको, पैनल रूम। उसका कोई डायरेक्शन का कोई चक्कर था? नहीं, वो जियोपैथी का था, वो ओके आईआर लाइन का था उसमें स्ट्रेस। राइट तो उसके वो बेचारे बहुत देर से लगे रहे थे, 3-4 दिन बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। वो इतनी प्रॉब्लम हो गई, वो मुझे बुलाना ही भूल गई। राइट जी, बल्कि मैं उनका एट दैट टाइम भी, आज भी मैं उनका परमानेंट वास्तु कंसल्टेंट हूँ। तो उनको याद आया कि यार ये तो कर ही रहे हैं, राइट कि जो ऑफिसर आए हुए हैं, जो एक्सिन वगैरह है, तो एक बार विनीत जी को भी बुला लो। राइट तो उन्होंने मुझे बुलाया। तो फिर वो वहाँ पे मैंने देखा, तो फिर मैंने अपने फिर वही देखा कि ये क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि यहाँ पे किसी आदमी की डेथ हो रखी है। ओके तो बोले नहीं जी, ये तो ऐसा नहीं है। मैंने उनको बोला कि आपने जिनसे लिया उनसे एक बार बात तो करो। तो उन्होंने बताया कि हाँ जी बिल्कुल, ये एक बार करंट लग गया था एक आदमी को, तो वो ये जो पैनल्स हैं इसके साथ ही चिपक गया था वो, और उसकी वहाँ पे डेथ हो गई। तो विनीत जी, जैसे ये अभी आपने ये इंसिडेंट बताया, तो आपको विनीत जी
कोई फीलिंग आती है, कोई आप ऑब्जर्व करते हो या कुछ ऐसे इससे नेगेटिव आपको वाइब्स आती हैं? देखिए हरप्रीत जी क्या है कि जब हम वास्तु करते हैं तो इनके इसके साथ मेडिटेशंस और अपनी क्लीनिंग और क्लीनिंग ये भी करनी होती है क्योंकि हम किस जगह पे जा रहे हैं तो वहाँ पे कैसी एनर्जीज है वो हमें पता नहीं होता, तो वो रेगुलरली हमें वो करना पड़ता है और तो सबसे वो बढ़िया नेगेटिव एनर्जीज अफेक्ट भी करती इफ़ेक्ट हैं? करती है। ओके। तो वो जो नेगेटिव एनर्जीज हैं तो उससे बचने के लिए हम लोग अपने आप के ऊपर एक शील्ड भी डालते हैं जो कि रेकी में भी बताया जाता है या अपना प्राणिक हीलिंग में और भी कई सिस्टम हैं जिसमें वो बताते हैं। तो मैं प्राणिक हीलर भी हूँ, तो उसमें मैंने ये एक अपने लिए एक सिस्टम देख रखा है कि मैं अपने ऊपर शील्ड लेके जाता हूँ। और दूसरा जैसे ही हम इसके साथ क्या होता है कि हमारी बॉडी सेंसिटिव हो जाती है। जैसे ही हम किसी एरिया में या पैर रखते हैं या उसमें एंटर करते हैं, तो वहाँ की जो एनर्जीज़ है वो हमें फ़ील होनी शुरू हो जाती हैं। तो उस दिन भी यही हुआ कि जब मैं उस रूम में गया और बार-बार वो हो रहा था, तो मुझे लगा कि यहाँ पे कुछ है गड़बड़। तो फिर मैंने अपने टूल्स के साथ चेक किया, कुछ इंट्यूशन लगाई या वहाँ पे मेडिटेशन की थोड़ी-सी, तो मुझे समझ में आया कि यहाँ पे कोई है भूत-प्रेत का कुछ। ओके। तो फिर उन्होंने बोला कि पंडित जी को बुला लेते हैं, किसको बुलाना? तो मैंने बोला कि आप एक बार हवन-ववन करवा लो, तो उससे भी फ़र्क पड़ेगा। और फिर मैंने उनकी जो प्रॉब्लम थी, जो लाइन्स थी, वो आइडेंटिफ़ाई की, उसको आईआर लाइन बोलते हैं। वो सेट की, उसको ट्रीट किया, तो आज उसको मेरे ख़्याल से 7-8 साल हो गए। और बाकी फैक्ट्री में कहीं-कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाती है, पर उस चैम्बर में प्रॉब्लम नहीं आई कभी आज तक। राइट। तो उनको काफ़ी बेनिफिट हुआ उसकी बहुत आपकी ज़्यादा विजिट के बेनिफिट बाद। हो बिल्कुल। वेरी नाइस। विनीत जी, तो जो मैं समझ रहा हूँ कि जो वास्तु कंसल्टेंसी है, वास्तु कंसल्टेंसी देना एक साइंस तो है ही है, उसके साथ साथ एक आर्ट भी है कि आप जिस पोजीशन पे जाते हो, जहाँ पे जाते हो, कोई जगह देखते हो, तो वो एक आपको वहाँ की वो सेंसिटिविटी भी आपको गेज होती है बाय योर एक्सपीरियंस। तो इसको आर्ट एंड साइंस दोनों माना जाए वास्तु को? बिल्कुल, आर्ट भी है और साइंस भी है, और ये आर्ट है, पहले ये आर्ट है। आर्ट है ये कि इससे आप किसी भी आदमी की जो नेटिव है, जो घर में रहता है, उसकी आप लाइफ़ को डिज़ाइन करते हो। और किससे करते हो? वास्तु के साथ, जो कि एक साइंस ही है, प्योर साइंस है ये। और मेरे ख़्याल से इससे मेरे लिए तो इससे बढ़िया कोई साइंस है ही नहीं, जिससे कि आप एक आदमी की लाइफ़ को बेटर कर सकते हो। एक जो बीमार है उसकी हेल्प कर सकते हो, उसको हेल्थ में लाने के लिए वापस उसकी सपोर्ट करने के लिए उसमें मदद कर सकते हो वास्तु के साथ। तो इससे बढ़िया तो कोई है ही नहीं कुछ भी मेरे ख़्याल से तो। थैंक यू विनीत जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड इसी बातचीत को और अगले एपिसोड्स में कुछ और डीपली हम स्टडी करेंगे। बिल्कुल, आज तो जो हम बैठे हैं तो चलो आपने थोड़ा-थोड़ा ऊपर-ऊपर से किया है। चलो वास्तु क्या है इसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब जो नेक्स्ट भी हम करेंगे तो उसमें और डिटेल में चलेंगे और बिल्कुल, वो एक सब्जेक्ट वाइज़ चलेंगे। बिल्कुल, डेफ़िनेटली। थैंक यू फॉर जॉइनिंग। थैंक यू हरप्रीत जी। थैंक यू व्यूअर्स, आई होप यू ऑल लाइक द कंटेंट और आपका वास्तु के बारे में क्या विचार हैं और आप इसको कैसे देखते हैं, आप ज़रूर हमसे शेयर कीजिए अपने कमेंट्स के साथ और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ऐसे ही कुछ और एपिसोड्स लेके हम आपके पास आते रहेंगे। एंड व्यूअर्स, अगर आपको विनीत जी की वास्तु कंसल्टेंसी चाहिए हो तो उनकी डिटेल्स हम डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहे हैं। आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।